हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों 20 जनवरी को एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के सेकंड शिफ्ट का डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं। आज के पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो मैथ का क्वेश्चंस काफ़ी हाई लेवल का आया है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरा एक पेज लग जा रहा है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन रियल डेटा के साथ इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आप में से ही एक कैंडिडेट ने मुझे व्हाट्सएप पे आज का लगभग सारा क्वेश्चन भेज दिया है। तो जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था, गौतम बुद्ध को पहली बार ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बुद्धाज फर्स्ट इनलाइटमेंट अटेंडेड एट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों बोध गया। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। बिल्कुल सेम आपके ऑप्शन दिए गए थे, बोध गया, कपिल वस्तु, राजगिरी और पाटलिपुत्रा। तो इसमें से आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आपका एक ऐसा कमांड है जिसे हम यूज करते हैं एमएस वर्ड में न्यू लाइन को इंसर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपका एमएस वर्ड पूछा गया था या फिर कोई और आपका सॉफ्टवेयर था वो मुझे कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंटर। अगर आप एमएस वर्ड यूज कर रहे हो और आप सेकंड लाइन में जाना चाहते हो मूव करके तो आपको इंटर प्रेस करना होगा और उसके साथ ही आपका जो कर्सर है वो फर्स्ट लाइन से मूव करके सेकंड लाइन में आ जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ एवीडीएम, एनडीवी या फिर एवीडीएस। अब इसमें से काफ़ी कन्फ्यूजन है इसलिए मैंने तीनों का फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दिया है। एवीडीएम की अगर मैं बात करूँ तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसका राइट आंसर है। एनडीवी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक और एवीडीएस का फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आपने आज के सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका क्वेश्चन में आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों यह सरदार सरोवर बांध बना हुआ नर्मदा नदी पर 138 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं इसका निर्णय कौन करता है? देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं इन सभी का निर्णय किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के अनुच्छेद 14 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आया था इस प्रकार का कुछ कि राष्ट्रपति को हटाने का फैसला कौन कर सकता है? तो यहाँ पर देखो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इन्हें हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इम्पीचमेंट के थ्रू आपके प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। आप एक बार कमेंट करके बताना कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यह आपके किस देश के संविधान से लिया गया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर दोस्तों आपके जो आर्टिकल 61 है इसी के तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग करके। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था कि इनमें से कौन इनर्ट गैस है? ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है तो इनर्ट गैस जितने भी यहाँ पर मैंने सभी के नाम लिख दिए हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे के सारे आपके इनर्ट गैस हैं यानी कि निष्क्रिय गैस हैं। तो ये टोटल आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन शायद योजना से संबंधित आया था तो पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट कर देना। और एक क्वेश्चन और कोई हेल्प या फिर हेल्थ से रिलेटेड एप्लीकेशन का, तो इस एप्लीकेशन का भी नाम अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। तो इंग्लिश में पंक्चुएशन का गलत स्पेलिंग दिया गया था, आपको यही पता करके बताना था कि इनमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग गलत दिया गया है। फिर सेकेंड आपका आया था कि जेन्युइन का सिनोनिम क्या होगा? दोस्तों जेन्युइन का सिनोनिम हो जाएगा एब्सोल्यूट या फिर सर्टेन। इसके बाद एक लॉडेबल का सिनोनिम आया था तो लॉडेबल का सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों कमेंडेबल। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में पूछा गया था कि डिस्टिंग्विश का एंटोनिम क्या होगा? डिस्टिंग्विश का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों को बांट देना और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा मिक्सअप, यानी कि दोनों चीज़ों को एक दूसरे में मिला कर देना। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था सेंटेंस एरर का।
दैट बॉय डज नॉट इवन नो द अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर आपको बताना था कि सेंटेंस का करेक्ट पार्ट क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लिखेंगे, दैट बॉय डज नॉट इवन नो द अल्फ़ाबेट। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट क्या है, एक समूह है ए से लेकर जेड तक के जितने भी आपके सीरीज आते हैं इसका। तो यहाँ पर जब भी आपके सीरीज को डिनोट कर रहा है ना ग्रुप को, तो प्लूरल फॉर्म में ना करके यह सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो इसके पार्ट डी में ई रहा था आपके एग्जामिनेशन में। सो गाइज ये थे आपके टोटल जीके एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस बनाए हैं उसे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हो, या फिर आगे कोस्ट गार्ड और एसएससी के एग्जाम्स देने वाले हो, तो अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है जिसके तहत अगर आप एयरफोर्स का 40 पेज का इंपॉर्टेंट ई बुक परचेज कर रहे हो तो इसके साथ साथ आपको एसएससी का भी कंप्लीट ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपके इसी ई बुक से मैच कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक भी जीके के लिए नहीं पढ़ा तो लास्ट मोमेंट पर आप इस 40 पेज के ई बुक को कवर कर सकते हो। इसे परचेज करने के लिए आप डायरेक्ट इंस्टा मोजो से परचेज कर लेना, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो वहीं पर आप सभी के साथ ई बुक शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा रीजनिंग और मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो रीजनिंग का देखिए क्वेश्चन ऐसा आया था कि सीड, प्लांट, ट्री, वुड और फर्नीचर इन सभी को आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। जिन लोगों ने आज के मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा तो मॉर्निंग में भी आपको बिल्कुल इसी प्रकार के अरेंजमेंट वाले एक क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपके गोल्ड था, ऑर्नामेंट्स था, गोल्ड स्मिथ था, ब्राइड थे एंड ज्वेलरी थे। इससे आपको अरेंज करना था। यहाँ पर अरेंजमेंट क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, सीड को आप बोओगे तो फिर उससे प्लांट बनेगा, और प्लांट जब बड़ा होगा तो वो ट्री का निर्माण होगा, ट्री से हमें वुड मिलेगा और वुड से हमें फर्नीचर का निर्माण करेंगे। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है आपका। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वो ऐसा था 600, 120, इसके बाद आपका ब्लैंक था 10, 5 और 5। आपको बताना था कि खाली स्थान की जगह पर कौन सा नंबर आने वाला है। सबसे पहले देखो 5 से 5 आगे बढ़ रहा है ना, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है। फिर 5 से 10 कैसे बढ़ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद अगर हम 10 में 3 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 30 मिल जाएगा इंटू 3 करने पर। अब वापस से हम 3 में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिल रहा है, और 120 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 600 मिल जाएगा। तो खाली स्थान की जगह पर यहाँ आपका 30 राइट आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम वेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन यूरोप, पेरिस एंड फ्रांस। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है कि 2019 या फिर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, जहाँ पर आपके एक कॉन्टिनेंट थे, एक आपका कंट्री था और एक आपको उसका सिटी का नेम दिया गया था, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी आपका शायद बिल्कुल यही सेम ही था। फिर से यही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो देखिए फ्रांस कहाँ पर है, वो है यूरोप में, और यहाँ पर पेरिस कहाँ है, वो है फ्रांस में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेरिस का बना देंगे। पेरिस जो है वो आपका फ्रांस के अंदर आ जाएगा, एक शहर है, और फ्रांस जो है वो कहाँ पर है, तो वो आपका पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनने वाला था, आप फिगर में भी यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आया था कि जैसे इंडियन रुपी से संबंधित है वैसे इनमें से कौन एक गलत दिया गया है। तो देखिए इंडियन की करेंसी क्या है, इंडिया की रुपी है, उसी प्रकार से फ्रांस, जापान वगैरह का सही दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पर करेंसी गलत दिया गया था। पाकिस्तान का करेंसी क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का करेंसी होता है पाकिस्तानी रुपी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद एक और यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में क्या कहा रहा है कि अ मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई आंट, व्हाट विल मैन रिलेटेड टू लेडी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए एक आदमी है जो एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारे मदर के जो हस्बैंड हुए और उनकी जो बहन हुई वो मेरी बुआ लगती हैं। तो मान लो कि यहाँ पर एक कोई पर्सन है, ठीक है, और ये आपकी एक लेडीज हो गई, दो पर्सन यहाँ पर एक्स और वाई हो गए। अब यह इस लेडी से क्या कह रहा है कि तुम्हारी जो मदर्स के हस्बैंड हुए, यानी कि क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसके मदर्स के हस्बैंड क्या होंगे, इनके फादर, और फादर की जो सिस्टर हुई वो तो ऑलरेडी इस लड़की की आंट हुई, और वही इस लड़के के भी आंट हैं। तो यहाँ पर मैन का क्या रिलेशन है, लेडी से। सो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता, ब्रदर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये था दोस्तों आपका टोटल रीजनिंग का क्वेश्चंस। अब मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो मैथ्स का देखिए पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन था कि
excluding stoppages the speed of a bus is 60 km/h and included stoppages it is 45 km/h. For how many minutes does the bus stop per hour? यहाँ पर कहा यह गया कि अगर ठहराव को छोड़ दें तो एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और अगर वह बस कुछ रुक रुक कर चलती है तो उसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। बताइए कि 1 घंटे चलने में बस कितने मिनट के लिए बीच में रुकती है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लो, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेज जो बस का स्पीड है वो कितना है 60 km/h और अगर हम स्टॉपेज को इंक्लूड कर दें तो ये आपका हो जाएगा 45 km/h। अब यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम इंक्लूडिंग स्टॉपेजेज लेकर चलें यानी कि बस अगर रुक रही है तब उस 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 45 किलोमीटर का, क्योंकि उसका जो स्पीड है वो 45 km/h ही है ना। तो 1 घंटे में हमने यहाँ पर पता लगा लिया कि 45 किलोमीटर चलता है। अब अगर हम यहाँ लगा लें कि हमारा जो सेकंड वाला बस है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो वो 45 किलोमीटर कितने देर में पहुँचेगा। जो पहला वाला आपका बस चल रहा है 45 किलोमीटर वो कितने देर में पहुँचेगा, तो 45/60 मिनट में। यहाँ पर इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 45 मिनट्स। आप यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हो, दोनों ही बस का हमने टाइम पता कर लिया। अब यहाँ पर देखिए अगर वो 60 किलोमीटर चल रही है तब बस कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर एवरी 45 मिनट्स, तब आपका 45 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो प्रत्येक 45 किलोमीटर में कवर कर रहा है। तो बस का जहाँ पर स्टॉपेज है वो कितने का हो जाएगा, 60 पहले चल रहा था, यहाँ पर 45 अब हो रहा है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए यानी कि 15। तो जो 15 है ना यही आपका राइट आंसर है। 15 मिनट के लिए बस यहाँ पर रुक रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 15 मिनट था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही पूछा गया था। आप एक बार कमेंट करके भी कंफर्म कर देना। वैसे क्वेश्चन का जो पैटर्न था ना वो इसी प्रकार का था, और अगर डेटा सेम दिया गया होगा तब भी आप एक बार कमेंट करके बता देना कि यही डेटा आया था एग्जाम में या फिर नहीं आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक देखिए, मेंसुरेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब एंड 512 सेंटीमीटर क्यूब आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द न्यू क्यूब। अब यहाँ पर दोस्तों डायगोनल पूछा गया है या फिर साइड पूछा गया है यह मुझे नहीं पता चल पाया, लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम था और डेटा भी सेम ही था। तो मैं आपको साइड और डायगोनल दोनों निकाल कर दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो 3 क्यूब है, तीनों का अलग अलग वॉल्यूम दिया गया है और कहा गया है कि उसे मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाएंगे। अब अगर मान लो कि किसी एक क्यूब है, ये 2 क्यूब है और एक 3 क्यूब है, तीनों को ऐड करके अगर आप एक नया क्यूब बनाओगे ना तो इसका जो वॉल्यूम होगा वही सेम वॉल्यूम इधर नए क्यूब का भी होगा ना, वजन तो दोनों का सेम ही होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो क्यूब 1 है प्लस क्यूब 2 है प्लस क्यूब 3 है यह किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब के। तो हमारा पहला तीनों वॉल्यूम क्या है, 1 प्लस 216 प्लस 512, इन तीनों को ऐड करोगे तो यह आपका आ जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब, और यह किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब के। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है साइड का क्यूब, यानी कि दोस्तों हम यह कह सकते हैं ना कि साइड का क्यूब इक्वल टू 729 है। तो यहाँ से हम साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 729 किसका क्यूब रूट है, यह क्यूब रूट है 9 का, यानी कि दोस्तों इस जो यहाँ पर क्यूब है ना इसका साइड हमने निकाल लिया 9 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका डायगोनल। अगर आपका एग्जाम में साइड पूछा गया होगा यानी कि एज, तब तो आपका राइट आंसर 9 सेंटीमीटर ही हो जाता। और अगर डायगोनल पूछा गया होगा तो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3 इंटू ए, जहाँ पर ए आपका साइड हो गया तो इसका डायगोनल हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर। साइड पूछा गया तो 9 सेंटीमीटर और डायगोनल पूछा गया होगा तो 9√3 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, वन साइड इज 11 एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर 2 साइड इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब इससे पहले वाले जितने भी शिफ्ट हुए हैं ना, मैंने देखा था कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपके क्या पूछे जा रहे थे, या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया जा रहा था साइड देकर, या फिर एरिया देकर साइड निकालने के लिए पूछ लिया जा रहा था। तो 10 सेकंड का क्वेश्चन वहाँ पर था, लेकिन यह क्वेश्चन आपका कम से कम 1 से लेकर 1.5 मिनट लग जाएगा एग्जाम में सॉल्व करने में, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रखी है तब। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा ट्रायंगल का 3 साइड हो गया ए, बी और सी, और यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है 2s, ठीक है। तो 2s इक्वल टू हम बोल सकते हैं ना कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 32 सेंटीमीटर। हमारा पेरीमीटर ऑलरेडी दिया गया था। अब यहाँ पर एक साइड हमारा 11 दिया गया तो एक साइड हमने लिख दिया, और 2 साइड हमें मालूम नहीं है तो b प्लस सी हमने लिख दिया इक्वल टू 32। तो यहाँ से b और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, b प्लस सी का वैल्यू 21 हो जाएगा। एक इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर एक और कंडीशन आपके क्वेश्चन में दिया गया था। कंडीशन क्या दिया गया था कि आपका जो 2 साइड है ना उसका डिफरेंस 5 है।
तो यहाँ पर बताओ b प्लस सी अगर हमने 21 निकाल लिया है, जिसमें से b और c हमारा दोनों साइड है, यानी कि b माइनस सी इक्वल टू 5 भी हम लिख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन में ही दिया गया था। और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2b इक्वल टू 26, दैट मीन्स कि b इक्वल टू 13। जैसे ही आपका b का वैल्यू 13 आया तो यहाँ पर आप b का वैल्यू 13 रख दोगे तो 21 में से 13 घटने पर c का वैल्यू आ जाएगा 8। तो ट्रायंगल का हमने तीनों साइड निकाल लिया। a हमारा 11 दिया गया था, b हमने 13 निकाल लिया और c हमारा 8 हो जाएगा। तीनों साइड हमें पता है। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है 2s इक्वल टू 32। s इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, s इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर s इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया। एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला आपको लगाना है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर s का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 16 और आपको a b c का वैल्यू पता ही है। तो बस इन तीनों वैल्यूज को रखिए। वैल्यू रखने के बाद आपका जो राइट आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल वो 8√30 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतना लेंदी क्वेश्चन था दोस्तों, आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम लग गया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इतने क्वेश्चन अभी तक मुझे मिले थे, बाकी के कुछ क्वेश्चंस के एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं मिल पाया है। जैसे ही वो डेटा कंफर्म होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आप सभी के साथ उन क्वेश्चंस को भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ईबुक परचेज करना चाह रहे हो तो 9430042848 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दो। वहाँ पर मैं आप सभी के साथ ईबुक शेयर कर दूंगा। जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है, आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर से कल के मॉर्निंग के एनालिसिस वीडियो के साथ।